नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। आनुवंशिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में हम सहलगनता या लिंकेज के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने जिन 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था वो सभी स्वतंत्र अपयून के नियम की पालना कर रहे थे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रूल को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि वो जो 7 लक्षणों के जो जीन थे वो सभी अलग अलग क्रोमोजोम पे या अलग अलग समजात गुणसूत्रों के जोड़ों पे उपस्थित थे। लेकिन बाद में सभी आगे के जो प्रयोगों में इसको हमेशा सत्य नहीं पाया गया। आगे के प्रयोगों में मैंने आपको बताया कि बेटसन और पुन्नेट ने देखा कि स्वतंत्र अपयून के नियम की पालना हमेशा नहीं होती है, यानी जो रिजल्ट द्विसंकर संकरण के पश्चात जो परिणाम मेंडल को प्राप्त हुए थे वह परिणाम हमेशा प्राप्त नहीं होते हैं। तो उसके बाद में उन्होंने देखा कि कुछ जो जीन हैं वो हमेशा उनकी एक साथ रहने की प्रवृत्ति होती है और वो युग्मकों में एक साथ गमन करते हैं, जिससे जो F2PD के जो फिनोटाइप हैं वो बदल जाता है। तो वो जो इस प्रकार के जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो कुछ जीन्स के 2 या 2 से अधिक जीन्स के एक साथ रहने की प्रवृत्ति के कारण होता है, जिसको सहलगनता या लिंकेज कहा जाता है। और ऐसे जो जीन हैं वो सहलगन जीन या लिंक्ड जीन कहलाते हैं। हालांकि बेटसन और पुन्नेट इसको नहीं समझा सके थे। उसके बाद में सहलगनता की जो अवधारणा है वो मॉर्गन ने दी थी, और मॉर्गन ने यह बताया था कि इस प्रकार के परिणाम क्यों प्राप्त होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो जीन्स हैं उनकी एक साथ प्रवृत्ति होती है, वो लिंक्ड होते हैं। और उस मॉर्गन ने जो ड्रोसोफिला पर अपने प्रयोग करके जो परिणाम दिए, और उन्होंने ही सहलगनता की अवधारणा या सहलगनता का कॉन्सेप्ट है वो मॉर्गन ने दिया था। सहलगनता को थोड़ा और अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट पे विचार करते हैं। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको कपलिंग और रिपल्सन के बारे में बताया था। तो कपलिंग और रिपल्सन क्या है ये मैं आपके साथ पहले चर्चा कर चुका हूँ कि यदि किसी समजात गुणसूत्र के जोड़े पे किसी एक गुणसूत्र पे दोनों प्रभावी एलील हों और दूसरे उसके जोड़ीदार पर दोनों अप्रभावी एलील हों, तो इस प्रकार की स्थिति युग्मन या कपलिंग कहलाती है। इसको सिस फेज भी कहा जाता है। और दूसरी स्थिति ये होती है कि यदि समजात गुणसूत्र के जोड़े में किसी एक गुणसूत्र पर एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी एलील हो, और उसके जोड़ीदार गुणसूत्र पर एक अप्रभावी और दूसरा अप्रभावी एलील हो, तो इस प्रकार की स्थिति प्रतिकर्षण या रिपल्सन या ट्रांसफेज कहलाती है। तो हमेशा अब कपलिंग और रिपल्सन की अवस्था में परिणाम किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, इसको थोड़ा समझने के लिए यहाँ पर हम एक और प्रयोग के बारे में चर्चा करते हैं जो हचिंसन ने मक्के पर किया था। तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना। हचिंसन ने मक्के में सहलगनता का अध्ययन किया। उन्होंने मक्के में 2 प्रकार के लक्षणों को ध्यान में रखते हुए द्विसंकर संकरण प्रयोग किए, जिसमें एक जो लक्षण था वह बीज के जो कलर पे था और दूसरा बीज के आकार पे था। तो बीज का जो कलर है वो 2 प्रकार के कलर दिखाई देते हैं, रंगीन और दूसरा रंगहीन, जिसमें रंगीन जो लक्षण है वो रंगहीन लक्षण पर प्रभावी है। दूसरा जो बीज के आकार का जो लक्षण है उसमें भी 2 प्रकार के जो फिनोटाइप हैं वो दिखाई देते हैं, एक तो भरे हुए बीज और दूसरे संकुचित बीज, जिसमें भरे हुए बीज का जो लक्षण है वो संकुचित बीज के लक्षण पर प्रभावी है। यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो जीनोटाइप हैं उस जीनोटाइप में बीज के जो कलर है उस कलर को हम C से लिख रहे हैं। तो जो डोमिनेंट जो फिनोटाइप है उसको हम कैपिटल C से लिखते हैं, और रेसेसिव जो एलील है उसको हम स्मॉल c से लिखते हैं। उसी प्रकार जो बीज के आकार का जो करेक्टर है उसको हम S से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो डोमिनेंट जो एलील है जिससे भरे हुए बीज बनते हैं उसको हम कैपिटल S से लिख रहे हैं, और जो इसका रेसेसिव जो एलील है उसको हम स्मॉल s से लिख रहे हैं। तो हचिंसन ने देखा कि 2 प्रकार के बीज वाले पौधों के मध्य संकरण करवाया, जिसमें पहला जो बीज था उसमें रंगीन और भरे हुए बीज, पहला जो पौधा है जिसको P1 या पेरेंट 1 के रूप में लिया उसका फिनोटाइप रंगीन और भरे हुए बीज, और दूसरा जो P2 है इसमें रंगहीन और संकुचित जो बीज हैं। इसका जो जीनोटाइप है पहले का जीनोटाइप कैपिटल C कैपिटल C कैपिटल S कैपिटल H है, और दूसरे में स्मॉल c स्मॉल h है। तो यहाँ पर एक ही प्रकार के युग्मक दोनों पेरेंट से बनेंगे। पहले पेरेंट से बनने वाले युग्मक कैपिटल C कैपिटल H, और दूसरे प्रकार के पेरेंट से बनने वाले जो युग्मक हैं उसमें स्मॉल c स्मॉल h होगा। उनके मध्य निषेचन के पश्चात जो जाइगोट बनेगा उस जाइगोट है जो वो दोहरा विषम युग्मजी होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे डोमिनेंट एलील की उपस्थिति के कारण इसका जो फिनोटाइप है वो रंगीन और भरे हुए बीज का होगा, और इसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल H स्मॉल h होगा। इस प्रकार के फिनोटाइप वाले F1PD के जो पादप हैं इसमें जब संकरण करवाया गया
या इसका फिर सॉरी टेस्ट क्रॉस करवाया गया। तो टेस्ट क्रॉस के अंतर्गत हम जानते हैं कि जो दोहरा अप्रभावी जो पेरेंट है उस पेरेंट्स के साथ F1PD के पादप का संकरण करवाया जाता है। तो टेस्ट क्रॉस आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी होगी कि ये जो स्थिति है ये स्थिति कपलिंग की स्थिति है। मतलब यहाँ पे जो कैपिटल जो एलील हैं दोनों, जैसे कैपिटल C और कैपिटल S, ये दोनों एक ही गुणसूत्र पे मौजूद हैं, यानी ये एक ही पेरेंट से प्राप्त हुए हैं। ये कैपिटल C है और कैपिटल S है, ये हमें पेरेंट P1 से प्राप्त हुए हैं। जबकि यहाँ पे जो रेसेसिव एलील हैं, ये रेसेसिव एलील पेरेंट 2 या जो दूसरा जो जनक है उस जनक से प्राप्त हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे ये विन्यास होगा, यानी कैपिटल C और कैपिटल S एक गुणसूत्र पे होंगे और स्मॉल c और स्मॉल h है वो दूसरे जोड़ीदार गुणसूत्र पे होंगे। तो यहाँ पे जो F1PD का जो पादप है उसमें जो गुणसूत्रों के जो विन्यास है वो इस प्रकार से होगा। तो ये कपलिंग की स्थिति है क्योंकि दोनों प्रभावी एलील एक तरफ हैं और दोनों अप्रभावी एलील दूसरी तरफ हैं। तो कपलिंग की स्थिति में ये जो F1PD का जो पादप हमने लिया है इसका जीनोटाइप इस प्रकार से है और इसका टेस्ट क्रॉस जो हम जिस पादप के साथ करवा रहे हैं उसका जीनोटाइप इस प्रकार से है। तो अब यहाँ पर जो युग्मक बनेंगे वो युग्मक किस प्रकार से बनते हैं। तो यहाँ पे अब जो युग्मक हैं अगर ये कम्प्लीटली लिंक्ड होते, मान लीजिए कि दोनों जो जीन हैं C और H ये दोनों कंप्लीट अगर लिंक होते, उनके बीच में किसी प्रकार का पुनर्संयोजन नहीं होता, तो दो ही प्रकार के युग्मक बनते। एक युग्मक वो होते जिसमें कैपिटल C और कैपिटल H होता और दूसरे युग्मक वो होते जिसमें स्मॉल c और स्मॉल h होता। लेकिन यहाँ पे कुछ मात्रा में पुनर्संयोजन होता है युग्मक निर्माण के दौरान। अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान जीन विनिमय की घटना होती है जिससे कुछ रिकॉम्बिनेंट जो युग्मक हैं वो भी बनते हैं। ये पुनर्संयोजन क्या होता है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी आप ये ध्यान में रखो कि यहाँ कुछ मात्रा में पुनर्संयोजन होता है, जिससे यहाँ पे 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। 4 प्रकार के युग्मकों में कौन से युग्मक हैं? 2 युग्मक तो वो हैं जिसमें जो जीनोटाइप है वो कैपिटल C कैपिटल H और दूसरे का स्मॉल c स्मॉल h है। ये जो दोनों जो युग्मक बनते हैं इसमें किसी प्रकार का रिकॉम्बिनेशन नहीं है, ये बिल्कुल पेरेंट्स के समान है। यानी इस प्रकार के जो युग्मक हैं ये पेरेंटल गैमेट्स कहलाते हैं या जनकीय युग्मक कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 अलग प्रकार के युग्मक बन रहे हैं। उसमें एक युग्मक में कैपिटल C के साथ स्मॉल h है और दूसरे में स्मॉल c के साथ कैपिटल h है। इस प्रकार के युग्मक रिकॉम्बिनेशन या पुनर्संयोजन के कारण बनते हैं, जीन विनिमय के कारण बनते हैं। तो इस प्रकार के युग्मक जो हैं वो रिकॉम्बिनेंट टाइप के युग्मक कहलाते हैं। लेकिन जो दूसरा पेरेंट यहाँ पे हम टेस्ट क्रॉस में ले रहे हैं इसमें तो केवल एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे और उनका जो जीनोटाइप होगा वो स्मॉल c स्मॉल h होगा। जब इन युग्मकों के मध्य निषेचन होगा, निषेचन के पश्चात जो जायगोट बनेंगे और जायगोट से बनने वाले जो बीज हैं उन बीज के जब पादपों बीजों को बोया गया और उनके पादपों को देखा गया और उनसे बनने वाले बीज को जब देखा गया तो यहाँ पर 4 प्रकार के लक्षण प्ररूप रखने वाले जो पादप हैं वो प्राप्त होते हैं। 2 प्रकार के लक्षण प्ररूप जो सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, जिनका जो रेशियो है प्रत्येक 100 में से वो लगभग 96% हैं। और दूसरे जो 2 प्रकार के और फिनोटाइप जो हैं पादप जो प्राप्त होते हैं उनका रेशियो काफ़ी कम है, वो लगभग 3.5% हैं। तो जो 2 प्रकार के जो फिनोटाइप हैं इसमें रंगीन और भरे हुए, दूसरा रंगहीन और संकुचित, ये बिल्कुल पेरेंटल फिनोटाइप हैं क्योंकि प्रारंभ में हमने जो पेरेंट्स जो लिए थे या जनक के पादप लिए थे उनका फिनोटाइप बिल्कुल यही था। तो ये पेरेंटल टाइप के फिनोटाइप हैं जिनका जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे जो दूसरे जो प्राप्त हो रहे हैं वो फिनोटाइप रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप हैं क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स में निषेचन के उपरांत बने हैं, उनकी जो संख्या है या उनका जो रेशियो है वो काफ़ी कम है। तो कपलिंग की स्थिति में हम देखते हैं कि जब 2 जीन कपलिंग की स्थिति में होते हैं तो उनसे प्राप्त होने वाले जो रिजल्ट हैं वो इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे जो लिंकेज है वो काफ़ी अधिक है, यानी ये जो कैपिटल C और कैपिटल H यानी बीज के रंग और बीज के आकार के जो जीन हैं उनके मध्य शैलघनता काफ़ी ज़्यादा है, वो लगभग 96% वो शैलघनता यहाँ दर्शा रहा है। और कुछ मात्रा में या 100 में से 3 या 4 जो युग्मक ऐसे हो सकते हैं जिनमें रिकॉम्बिनेशन हुआ हो या जिनमें जीन विनिमय की घटना हुई हो। दूसरी स्थिति पे हम विचार करते हैं जब ये दोनों जीन हैं वो रिपल्सन की स्थिति में हो। तो अब रिपल्सन की स्थिति में प्राप्त करने के लिए यहाँ पे हमको दूसरे प्रकार का संकरण प्रयोग करना होगा। यहाँ पे प्रारंभ में हमने जो P1 जो पादप ले रहे हैं उस P1 पादप का जो लक्षण प्ररूप है उसमें रंगीन और संकुचित प्रकार के बीज हैं। यहाँ पर जो कलर है उसमें डोमिनेंट स्थिति है, यानी डोमिनेंट एलील उपस्थित है कैपिटल C।
लेकिन बीज के आकार में यहाँ पे रेसेसिव एलील उपस्थित है जिसमें स्मॉल एश और स्मॉल एश होगा। और दूसरा जो पेरेंट हम यहाँ पे हम ले रहे हैं, इसमें इसका जो लक्षण प्ररूप है वो है रंगहीन और भरे हुए। तो यहाँ पे जो गुणसूत्रों पे जो जीन का विन्यास होगा वो इस प्रकार से होगा। तो स्मॉल सी होगा और कैपिटल एश होगा। तो पेरेंट 1 से बनने वाले युग्मक, चूंकि ये भी समयुग्मजीय अवस्था में है, दोनों ही जो जीन है वो होमोजाइगस कंडीशन में है, तो एक एक प्रकार के युग्मक दोनों पेरेंट से बनेंगे। तो पहले पेरेंट से बनने वाले युग्मक में कैपिटल सी स्मॉल एश होगा, और दूसरे प्रकार के जो पेरेंट से बनने वाले जो युग्मक होंगे उसमें स्मॉल सी कैपिटल एश होगा। जब इन युग्मकों के मध्य निषेचन होगा तो F1PD में जो पादप प्राप्त होंगे उनका जो जीन प्ररूप होगा वो विषम युग्मजी होगा, हेट्रोजाइगस होगा, जिसमें कैपिटल सी कैपिटल एश स्मॉल एश होगा। लेकिन यहाँ पे अब ये ध्यान रखना होगा कि जैसे पिछले प्रयोग में हमने देखा था कि वो कपलिंग की स्थिति में थे, लेकिन यहाँ पे वो रिपल्सन की स्थिति में है। तो अगर हम पहले जीन सी की बात करें तो सी जो पहला उसका जोड़ीदार गुणसूत्र है उस पर कैपिटल फॉर्म में है, लेकिन इसका जो रेसेसिव फॉर्म है वो रेसेसिव फॉर्म अपन को दूसरे जो पेरेंट्स है उससे प्राप्त हुआ है। लेकिन एस जो है उस एस में पेरेंट 1 से हमने से यहाँ पर जो रेसेसिव फॉर्म प्राप्त हुआ है, जबकि पेरेंट 2 से जो युग्मक प्राप्त हुए हैं उसमें कैपिटल फॉर्म में है। तो यहाँ पे स्थिति भिन्न है, यानी इस प्रकार की स्थिति जिसमें एक जोड़ीदार गुणसूत्र पे जो पहला गुणसूत्र है उस पर एक जीन कैपिटल या प्रभावी अवस्था में है और दूसरा जीन अप्रभावी अवस्था में है, और दूसरे जोड़ीदार गुणसूत्र पे उसका अपोजिट है। तो ये जो स्थिति है वो रिपल्सन या प्रतिकर्षण कहलाती है। तो यहाँ पे जो F1PD में बिल्कुल जीनोटाइप सेम वही है जो पहले प्रयोग में था, लेकिन स्थिति भिन्न है, यानी यहाँ पर ये रिपल्सन की स्थिति में है। जब इस रिपल्सन की स्थिति वाले इस F1PD के जो पादप है उसका एक हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, तो टेस्ट क्रॉस के दौरान हम दोहरे समयुग्मजी अप्रभावी जीनोटाइप वाले पादप के साथ इसका संकरण करवाते हैं। तो जैसे पिछले प्रयोग में हमने देखा कि इस पादप से भी 4 प्रकार के युग्मक रिकॉम्बिनेशन के कारण या पुनर्संयोजन के कारण बनते हैं। वो 4 प्रकार के युग्मक अब इनका जो रेशियो होगा वो भिन्न होगा। तो यहाँ पर भी जो 4 प्रकार के युग्मक होंगे उसमें 2 प्रकार के युग्मक तो वही होंगे जो पेरेंट्स में होंगे, जो इसके पेरेंट्स में थे, लेकिन वो अब पिछले प्रयोग के से थोड़े भिन्न होंगे। वो भिन्न इस प्रकार से होंगे, इन युग्मकों का जो जीनोटाइप होगा इसमें कैपिटल सी और स्मॉल एश होगा पहला युग्मक, दूसरा युग्मक स्मॉल सी और कैपिटल एश होगा। ये जो दोनों युग्मक हैं वो पेरेंटल टाइप के युग्मक हैं, क्योंकि उनके पेरेंट से प्राप्त हुए हैं। क्योंकि P1 में हमने देखा तो इस प्रकार के युग्मक बन रहे थे, और P2 जो ऊपर हमने लिया है उसमें इस प्रकार के युग्मक बन रहे थे, तो ये पेरेंटल टाइप के गैमेट्स हैं। जबकि दूसरे जो 2 युग्मक ये बन रहे हैं ये पेरेंटल टाइप नहीं है, इसमें ये रिकॉम्बिनेशन के कारण बने हैं, जिसमें कैपिटल सी के साथ कैपिटल एश आया है, कैपिटल सी के साथ कैपिटल एश आया है, और स्मॉल सी के साथ स्मॉल एस आया है। तो ये रिकॉम्बिनेशन के कारण बनने वाले युग्मक हैं, जिसको रिकॉम्बिनेंट गैमेट कह देते हैं। दूसरा जो पेरेंट यहाँ पे है उससे एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे, जिसमें स्मॉल सी के साथ स्मॉल एश होगा। जब इन युग्मकों के मध्य निषेचन होगा तो 4 प्रकार के लक्षण प्ररूप हमें देखने को मिलेंगे। 2 प्रकार के लक्षण प्ररूप जो बिना रिकॉम्बिनेशन से बनने वाले युग्मकों के कारण बने हैं उनकी जो संख्या है वो ज़्यादा होगी, उनका रेशियो ज़्यादा होगा। तो ऐसे जो लक्षण प्ररूप वाले जो पादप हैं वो ज़्यादा संख्या में प्राप्त होते हैं, वो 97% हैं। तो ये जो इनका जो लक्षण प्ररूप है वो रंगीन और संकुचित, दूसरे का रंगहीन और भरे हुए, ये बिल्कुल जनकीय लक्षण प्ररूप है जो प्रारंभ में हमने P1 और P2 के रूप में लिया था। 2 प्रकार के जो लक्षण प्ररूप जो नए लक्षण प्ररूप प्राप्त हुए हैं वो रिकॉम्बिनेंट हैं, उसमें रंगीन और भरे हुए और रंगहीन और जो संकुचित, ये 2 प्रकार के नए रिकॉम्बिनेंट जो लक्षण प्ररूप हैं यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने जो जनकीय पादपों में हमने देखा था कि जो लक्षण प्ररूप हमने जनकीय पादपों में लिए हैं, इस प्रकार के जो लक्षण प्ररूप हैं वो पेरेंटल टाइप कहलाते हैं। तो लिंकेज के कारण अधिकतर जो लक्षण प्ररूप हैं वो पेरेंटल टाइप पे प्राप्त होते हैं। जो प्रयोग फर्स्ट में अलग थे और प्रयोग सेकंड में अलग थे, इसका प्रमुख कारण उनका कपलिंग या रिपल्सन स्टेज में होने का कारण होता है। तो हम देखते हैं कि कपलिंग और रिपल्सन दोनों ही अवस्थाओं में जो सहलगनता की जो फ्रीक्वेंसी है या सहलगनता का जो मान है वो परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप का जो रेशियो है लक्षण प्ररूप का जो रेशियो है वो अवश्य परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जो जनक या लक्षण प्ररूप
या जो रिकॉम्बिनेंट जो लक्षण प्ररूप हैं वो बिल्कुल दोनों स्थिति में समान प्रकार के उनका जो रेशियो प्राप्त होता है। तो शैलगनता रिपल्सन या कपलिंग के कारण प्रभावित नहीं होती है। यही है इस प्रयोग के द्वारा समझने का जो प्रयास है वो किया है। इसके बाद में एक और प्रयोग जो मॉर्गन ने आगे किया ड्रोसोफिला पे। मैंने आपको बताया कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे अध्ययन किया। ड्रोसोफिला जिसको फलमक्खी कहा जाता है, मॉर्गन ने अपना सारा कार्य है वो ड्रोसोफिला पे किया था। और ड्रोसोफिला पे कार्य करते हुए उन्होंने सहलगनता की अवधारणा दी थी। और सहलगनता की अवधारणा के साथ साथ उन्होंने जो रिकॉम्बिनेंट प्रकार के जो लक्षण प्ररूप प्राप्त होते हैं उसी को समझाया था। उन्होंने बताया था कि अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान जब जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, इसके कारण ही पुनर्संयोजन प्राप्त होते हैं और कुछ रिकॉम्बिनेंट टाइप के जो फिनोटाइप हैं वो प्राप्त होते हैं। और उसी के आधार मानकर फिर आगे जो जेनेटिक मैप या गुणसूत्र मानचित्र जो है वो बनाए गए या बनाए जाते हैं, जिसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। तो ड्रोसोफिला पे मॉर्गन ने किस प्रकार प्रयोग किया उसको यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ड्रोसोफिला पे यहाँ पे थोड़ा हमें यह समझना होगा कि ड्रोसोफिला में जो मादा फलमक्खी है और नर फलमक्खी है उसमें थोड़ा अंतर है। मादा फलमक्खी में क्रॉसिंग ओवर की घटना हो जाती है दोनों समजात गुणसूत्रों के बीच में, जिसके कारण से रिकॉम्बिनेंट टाइप के गैमेट्स भी बनते हैं। लेकिन नर मक्खी में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, जिसके कारण कोई रिकॉम्बिनेंट गैमेट नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों क्रोमोजोम है वो समजात नहीं है, होमोलॉगस नहीं है। इस कारण से यहाँ क्रॉसिंग ओवर की घटना नहीं होती है। तो ड्रोसोफिला में इस प्रयोग को समझने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया, तो ड्रोसोफिला में दो प्रकार के लक्षण जो हैं उसको ध्यान में रखते हुए द्विसंकर संकरण प्रयोग किया। एक तो उसकी आँखों का जो कलर है वह लक्षण, और दूसरा उसकी देह के कलर का या देह के रंग का लक्षण। तो ड्रोसोफिला में सामान्य जो वन्य प्ररूप है या जो वाइल्ड टाइप का जो करेक्टर है वह है देह का धूसर होना यानी धूसर काय होना, और आँखों का लाल होना यानी रेड आई। तो धूसर काय और लाल अंक की जो आँखों का जो लक्षण है वह एक वन्य प्ररूप या सामान्य प्रकार का लक्षण है, जिसको वाइल्ड टाइप कहते हैं। तो जहाँ पर भी वाइल्ड टाइप लिखा है इसका मतलब है कि धूसर काय और लाल आँखें। इसका जो म्यूटेंट जो एलिल है या म्यूटेंट जो लक्षण प्ररूप है उसमें देह का जो रंग है वो श्वेत हो जाता है, वाइट हो जाता है, और येलो या पीला हो जाता है, और आँखों का जो कलर है वो वाइट या सफ़ेद हो जाता है। तो जो म्यूटेंट जो लक्षण प्ररूप है वो पीली काय और सफ़ेद आँखें हैं, जबकि वन्य प्ररूप जो है वो धूसर काय और लाल आँखें हैं। यहाँ पे जो एलिल्स हैं उसको रिप्रेजेंट इस प्रकार से किया गया है। जो कलर का जो लक्षण है उसको स्मॉल वाई से लिखा है, उसमें रेसेसिव एलिल को हम स्मॉल वाई से लिख रहे हैं, जबकि जो डोमिनेंट एलिल है उसको हम वाई प्लस से लिख रहे हैं। उसी प्रकार आंखों के लक्षण के लिए जो रेसेसिव एलिल है उसको स्मॉल डब्ल्यू से लिख रहे हैं, और डोमिनेंट एलिल को हम डब्ल्यू प्लस से लिख रहे हैं। तो ये हम कैसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको वाई प्लस या कैपिटल वाई भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे समझने की दृष्टि से हमने वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस लिया है। तो संकरण प्रयोग में क्या किया गया, पहले एक उत्परिवर्ती जो मादा ड्रोसोफिला है जिसमें येलो और वाइट जो उसका लक्षण प्ररूप है यानी येलो बॉडी और वाइट आई वाली जो मादा फलमक्खी है उसका संकरण एक वाइल्ड टाइप नर के साथ करवाया गया। तो यहाँ पे जो मादा फलमक्खी है उसके एक ही प्रकार के गैमेट्स बनेंगे क्योंकि समयुग्मजीय अवस्था में है, और जो गैमेट्स होंगे उनका जो जीनोटाइप होगा वो स्मॉल वाई और स्मॉल डब्ल्यू होगा। नर जो है इस नर से दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। एक युग्मक तो वो होंगे जिसमें जो एक्स जो गुणसूत्र है वो होगा, यानी इस पे ये वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस उपस्थित होगा। दूसरा जो ये क्रोमोजोम है जिसमें इसके इस प्रकार का कोई एलिल नहीं है, जिसको ये एरो बना के लास्ट में दिखाया गया है। तो दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो दोनों प्रकार के युग्मकों में निषेचन के पश्चात में यहाँ पर ये स्थिति प्राप्त होगी, यानी पहला जो नर का युग्मक है जिसमें वाई प्लस डब्ल्यू प्लस है इसके साथ युग्मक का निषेचन होता है तो ये लक्षण प्ररूप या ये जीन प्ररूप प्राप्त होता है। और दूसरा जो क्रोमोजोम है इसके साथ निषेचन के फलस्वरूप इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है। तो पहला जो ये मादाएं प्राप्त होंगी, ये मादाएं सारी वाइल्ड टाइप होंगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्रोमोजोम है तो ये वाइल्ड टाइप होंगी, ये सारी वाइल्ड टाइप मादाएं होंगी। जबकि जो नर प्राप्त होंगे वो जो नर होंगे वो सारे म्यूटेंट होंगे, येलो होगा, उसकी बॉडी येलो होगी और वाइट आइज होंगी। तो यहाँ पे F1PD में जितने भी नर होंगे वो म्यूटेंट होंगे, और जो मादाएं होंगी वो वाइल्ड टाइप होंगी, लेकिन वो विषम युग्मजी होंगी। जब इस प्रकार के F1PD के जीवों के मध्य संकरण करवाया गया, इन F1PD की मादाओं का संकरण F1PD के नर के साथ करवाया गया। तो यहाँ पे अब हमें ध्यान से समझना होगा। तो ये जो
F1PD की जो मादाएं हैं, अब F1PD की मादाओं के मध्य पुनर्संयोजन भी हो सकता है। चूंकि नर में कोई पुनर्संयोजन नहीं होता है तो नर में यहाँ पे दो ही प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो नर के जो युग्मक हैं, एक युग्मक तो वो होगा जिसमें एक जो गुणसूत्र है उसके साथ Y और W होगा, रेसेसिव फॉर्म में होंगे, और दूसरा जो युग्मक है जिसमें ये क्रोमोजोम होगा। लेकिन जो मादाएं हैं उस मादाओं में 4 प्रकार के युग्मक बन सकते हैं। उन 4 प्रकार के युग्मकों का इस नर के युग्मकों के साथ संयोजन के पश्चात किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं, इसको यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस साइड में जो पेरेंटल टाइप हैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे इस साइड में पुनर्संयोजन नहीं हुआ है ऐसे युग्मकों की चर्चा कर रहा हूँ, और इस साइड में पुनर्संयोजन के पश्चात बनने वाले युग्मकों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। और सभी प्रकार के जो युग्मक हैं उसका जो दोनों प्रकार के जो नर युग्मक हैं उसके साथ निषेचन की हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर पेरेंटल टाइप युग्मकों की बात करें, यानी किसी प्रकार का पुनर्संयोजन नहीं हुआ है, तो 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। वो 2 प्रकार के युग्मक ये होंगे, इसमें एक जो युग्मक होगा उसमें स्मॉल y प्लस W प्लस होगा, और दूसरा युग्मक वो होगा जिसमें स्मॉल y और स्मॉल w होगा। तो पहले y प्लस W प्लस वाला जो युग्मक है, इससे मान लीजिए कि नर के इस गुणसूत्र वाले युग्मक का निषेचन होता है, तो ये स्थिति होगी। दूसरा जो युग्मक है जिसमें स्मॉल y स्मॉल w है और उसका निषेचन भी नर के इस प्रकार के युग्मक के साथ होता है, तो ये स्थिति होगी। तो ये जो दोनों प्रकार के जो जीव होंगे वो नर के रूप में होंगे, क्योंकि यहाँ पे नर वाला जो गुणसूत्र है वो गुणसूत्र इनके साथ जुड़ा है। दूसरे हम देखें कि अगर नर का जो दूसरा युग्मक है उसके साथ अगर निषेचन होता है तो फिर ये स्थितियाँ बनती हैं। इसको अब ध्यान से समझना। यहाँ पर भी मादा से बनने वाले 2 प्रकार के युग्मक, एक जिसमें स्मॉल y प्लस W प्लस है और दूसरा स्मॉल y W है। इन दोनों का निषेचन जो नर से बनने वाला जो युग्मक है जिसमें स्मॉल y स्मॉल w है इनके साथ होता है। तो इस प्रकार से F2PD में ये 2 प्रकार की मादाएं होंगी, जिसमें पहली मादाएं जिसमें y प्लस W प्लस की उपस्थिति के कारण वो वाइल्ड टाइप की होंगी, और दूसरे में इनकी अनुपस्थिति के कारण ये म्यूटेंट होंगी, यानी येलो और वाइट होंगी। उसी प्रकार से नर में हमने देखा आधे जो नर हैं वो वाइल्ड टाइप होंगे और आधे जो नर हैं वो म्यूटेंट होंगे, यानी येलो और वाइट वाले होंगे। तो ये तो हुए पेरेंटल टाइप, यानी इसमें जो युग्मक है उसमें किसी प्रकार का पुनर्संयोजन नहीं हुआ है। दूसरे जो युग्मक होंगे वो रिकॉम्बिनेशन के कारण बनेंगे, यानी कुछ मात्रा में अगर मादा से बनने वाले युग्मकों के मध्य रिकॉम्बिनेशन होता है तो फिर स्थितियाँ बदल जाती हैं, और रिकॉम्बिनेशन के कारण अब y प्लस के साथ w आ जाएगा और स्मॉल y के साथ w प्लस आ जाएगा, यानी अब स्थितियाँ भिन्न हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे जो युग्मक बनेंगे वो 2 अलग प्रकार के युग्मक बनेंगे। वो युग्मक ये होंगे, यानी y प्लस के साथ w होगा, y प्लस के साथ w होगा और y के साथ w प्लस होगा। तो पहला जो युग्मक है जिसमें y प्लस के साथ w है और दूसरा जो युग्मक है उसमें y के साथ w प्लस है। इन दोनों प्रकार के युग्मकों का निषेचन नर के पहले प्रकार के युग्मक जिसमें ये क्रोमोजोम है इनके साथ होता है। तो इस प्रकार से ये 50% ये जो नर होंगे, इसमें पहला जो नर होगा इसमें देह का जो रंग है वो वाइल्ड टाइप होगा लेकिन आंखें वाइट होंगी। दूसरे जो आधे नर होंगे उसमें देह का जो कलर है वो वाइल्ड टाइप होगा, लेकिन जो बॉडी है देह का जो कलर है वो येलो यानी म्यूटेंट होगा, लेकिन आंखें जो है वो वाइल्ड टाइप होंगी। तो 50% जो नर हैं वो ऐसे होंगे जिसमें श्वेत आंखें होंगी और 50% नर हैं वो ऐसे होंगे जिसमें पीली देह काय होगी या पीली काय होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर जो बनने वाली जो मादाएं हैं वो मादाओं का जो जीनोटाइप और फिनोटाइप इस प्रकार से होगा। तो मादाएं जो है उसका जीनोटाइप बनाने के लिए हम देखते हैं कि पहले जो रिकॉम्बिनेंट जो युग्मक है जिसमें y प्लस W है और दूसरा जो रिकॉम्बिनेंट एलील है जिसमें y के साथ W प्लस है, इनका निषेचन नर का जो दूसरा युग्मक है जिसमें ये दूसरे वाला क्रोमोजोम जुड़ा है, ये जब बनता है तो इस प्रकार के जीनोटाइप और फिनोटाइप प्राप्त होते हैं। और जिसमें 50% मादाएं ऐसी होंगी जिसमें देह काय वाइल्ड टाइप होगी यानी वो धूसर होगी लेकिन उसकी आंखें श्वेत होंगी, और 50% मादाएं ऐसी होंगी जिसकी देह काय म्यूटेंट होगी यानी येलो होगी लेकिन उसकी आंखें जो है वो वाइल्ड टाइप होंगी यानी वो सफ़ेद होंगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ड्रोसोफिला में जो नर है उसमें कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। तो नर में रिकॉम्बिनेशन ना होने के कारण नर में केवल 2 ही प्रकार के युग्मक बनते हैं,
लेकिन मादा में रिकॉम्बिनेशन होने के कारण या पुनर्संयोजन होने के कारण, क्योंकि उसमें समजात गुणसूत्र होते हैं, जिससे गुणसूत्रों के मध्य जीन का आदान प्रदान हो सकता है, तो मादा में दो प्रकार के एलील बनते हैं। एक तो पेरेंटल टाइप, जो यहाँ पे सर्वाधिक बन रहे हैं, यानी 98.7% है वो पेरेंटल टाइप युग्मक बनते हैं, जिसके कारण पेरेंटल टाइप की जो लक्षण प्ररूप रखने वाली जो मक्खियाँ वो प्राप्त होती हैं। लेकिन जो नर हैं उसमें सारे जो युग्मक हैं वो पेरेंटल टाइप ही बनते हैं, उसमें किसी प्रकार का रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। और मादा में रिकॉम्बिनेशन होने के कारण यानी लगभग 100 में से लगभग 1.3% मक्खियाँ ऐसी होंगी जिसमें रिकॉम्बिनेशन होगा, और रिकॉम्बिनेशन के कारण रिकॉम्बिनेंट टाइप के गैमेट बनेंगे, और रिकॉम्बिनेंट टाइप के गैमेट्स का जब नर के युग्मकों के साथ निषेचन होगा तो स्थितियाँ जो है वो इस प्रकार से प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप समझने का प्रयास करना कि मादा में हम रिकॉम्बिनेशन करते हैं तो एक साइड में मैंने बिल्कुल पेरेंटल जो टाइप हैं वो युग्मक के निषेचन के फलस्वरूप बनने वाले जाइगोट दिखाए हैं, यानी इस साइड में लेफ्ट साइड में बिल्कुल पेरेंटल टाइप के जाइगोट हैं, दूसरी साइड में रिकॉम्बिनेंट टाइप दिखाए हैं, जहाँ नर का ये जो मुड़ा हुआ गुणसूत्र यानी ये जब जुड़ता है तो नर बनता है, और अगर दूसरे वाला क्रोमोजोम रखने वाला युग्मक जुड़ता है तो मादा बनती है। तो ऊपर वाले जो है वो नर हैं, और नीचे वाले जो भी जो जीव हैं वो मादा के रूप में हैं। अब उनके लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप कैसे तय करने, वो आप इनके संरचना गुणसूत्रों की संरचना को देख के बता सकते हैं, या उनके जीन को देख के बता सकते हैं। तो जैसा जीन प्ररूप है उसी आधार पर लक्षण प्ररूप तय होगा, यानी अगर Y+ होता है तो वाइल्ड टाइप करेक्टर होगा, यानी धूसरकाय होगी। W+ होता है तो भी वाइल्ड टाइप करेक्टर होगा, यानी रेड आइज होंगी। और लेकिन अगर स्मॉल रेसेसिव फॉर्म में ही दोनों एलील उपस्थित हैं तो Y के कारण पीली काय होगी, और स्मॉल W के कारण जो आँखें हैं वो सफ़ेद होंगी। तो इस प्रकार से इस प्रयोग को ड्रोसोफिला पे जो मॉर्गन ने प्रयोग किया था उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो शैलगंता में रिपल्शन और कपलिंग की किस प्रकार से जो परिणाम है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसको हम मक्के में शैलगंता में समझा है। ड्रोसोफिला में किस प्रकार से शैलगंता पाई जाती है, उसमें नर में रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है जबकि मादा में रिकॉम्बिनेशन होता है, और इससे किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं इसको इस रेखा चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। आप इसको ध्यान से समझना। आगे रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, गुणसूत्र मानचित्र उसके द्वारा कैसे बनाए जाते हैं, इन सब की चर्चा मैं अगले व्याख्यान में करूँगा और इसको ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।